अच्छा बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। मतलब कि जो लूप्स वगैरह, ब्रांच स्टेटमेंट, ये वो सारे इसका पार्ट होते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। ये इंस्ट्रक्शन कह सकते हो कि जब आप प्रोग्राम लिखते हो ना, तो उसमें मान लो कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो फिर वो डिपेंड करता है कि आपने जो सिंटैक्स लिखा है वो किस वे में लिखा है ना। जैसे मतलब उसमें अगर कोई फंक्शन बना रखा है, या लूपिंग स्टेटमेंट है, या ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, या स्विच, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आप अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हो कि किस वे में आपने उसमें प्रोग्रामिंग करनी है ना। कौन सी स्टेटमेंट आपने यूज करनी है। तो वो क्या होती है, आपकी एक तरह से ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स को हम हैंडल कर सकते हैं अपने वे में, ठीक है ना। जो इजी होता है ना, कि जिसका आउटपुट, जिसका रिजल्ट हमें एक मतलब अच्छे वे में मिले, और कोडिंग भी जिसमें इजी हो, कॉम्प्लेक्स ना बने हमारा प्रोग्राम, ठीक है। इसमें इसको अलग अलग वे में इसकी कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है ना। तो पहला होता है कि आपका सीक्वेंशियल, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि आपका कोड एक सीक्वेंस की फॉर्म में एग्जीक्यूट होता है, वन बाय वन कह सकते हो आप। जैसे आपकी 3 स्टेटमेंट है, पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, ऐसे, ठीक है ना। तो वो क्या है, एक सीक्वेंशियल है आपके इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है ना। कि हमारा कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। दूसरा बच्चे की एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया रख लिया जाता है, जिसमें हम इफ एल्स वगैरह की कंडीशन लगा देते हैं, या स्विच की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोग्राम की या कोड की एग्जीक्यूशन होती है। ये नहीं है कि पहले जो आपने लाइन लिखी है वही एग्जीक्यूट होगी, नहीं, जहां पर उसकी कंडीशन फुलफिल होती है ना, वो उस पार्ट को उठाता है, पहले उसको एग्जीक्यूट कराता है। हो सकता है उसके बेस पे नेक्स्ट लाइन या जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बने हुए हैं उसके बेस पर उसका आउटपुट निकलता हो, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई ना कोई इनपुट चाहिए, जो आपकी नंबर ऑफ लाइंस हैं, जो डिसीजन वगैरह, या कोई कंडीशन आपने लगा रखी है अपने प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बेस पर उसकी एग्जीक्यूशन होगी। आइट्रेशन होता है कि जिसमें जो आपका प्रोग्राम लिखा गया है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो रिपीट हो रही है, ठीक है ना। यानी कि एक कंडीशन है, पहले वो चेक होगी, फिर दोबारा से उसको किसी दूसरी कंडीशन के साथ चेक किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे फोर में, वाइल में, डू वाइल में, फोर ईच होता है, आपने दूसरी किसी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा होगा, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में होता है, ठीक है ना। जैसे हम पीएचपी कर रहे हैं तो पीएचपी में होता है, ठीक है ना। इसमें और इनमें थोड़ा डिफरेंस है लिखने का, वो जब एग्जाम्पल आएगा हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो इनमें क्या होता है कि कंडीशन चेक होती है ना, तो बार बार आइट्रेशन कह सकते हैं कि बार बार वही लूप एग्जीक्यूट होता है, उसी को हम आइट्रेशन बोलते हैं। तो जब तक वो फेल नहीं हो जाता, वो कंडीशन फेल हो जाएगी जहां पर, तब आपकी आइट्रेशन प्रोसेस ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो पहले अपनी ब्रांचिंग स्टेटमेंट में आएगी, इफ स्टेटमेंट होगी। इसका एक डायरेक्ट एग्जांपल देख लेता है, मीनिंग तो आपको पता ही है ना, कि अगर इफ स्टेटमेंट, मान लो जो कंडीशन आपने इफ में दी है वो ट्रू होती है, तो जो आपके यहाँ पर स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना। या तो ट्रू होएगी या फॉल्स होएगी, तो दोनों में से एक कंडीशन होएगी। जब आप कोई कंडीशन लगाते हो ना, या तो वो ट्रू होएगी या फॉल्स होएगी। अब ट्रू पे आपने क्या एग्जीक्यूट कराया, फॉल्स पे क्या कराया है, वो डिपेंड करता है आपकी स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है छोटा सा, कि हमारा अगर टेम्परेचर 43 है, तो जब टेम्परेचर 40, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 40 है, यानी कि जो वेरिएबल का है डॉलर टेम्परेचर, तो 40 है, तो उसमें हमने मैसेज डिस्प्ले करा दिया विकल्प ऑफ इको, इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, है ना। तो ये क्या है, ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि जो आपका वेरिएबल है टेम्परेचर वाला, उसमें जो
आपने वैल्यू इनिशियलाइज कराई है वो 43 है और हम चेक उसको 40 से कर रहे हैं, तो ये इक्वल वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। मान लो आपने, हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ 33 कर देते हैं, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होएगा, ठीक है ना। तो क्या है, ये क्या एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट होती है, तो जिसमें आप कर्ली ब्रेसेस वगैरह के थ्रू अपनी स्टेटमेंट को आगे एग्जीक्यूट कराते हो, जो मान लीजिए कंडीशन के बाद आपका आउटपुट दे, ठीक है ना। यानी कि ये इसकी एग्जीक्यूशन या ये पहलू आपका कंट्रोल यहाँ पर तभी आएगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, है ना। अगर ये कंडीशन ही फेल हो जाएगी तो ये इसमें एंटर करेगा ही नहीं, तो इसे बाहर ही आ जाएगा। बाहर आप प्रिंट करा सकते हो, चाहे ये ऐसे लिख के जो भी आपने प्रिंट कराना है, ताकि अगर ये फॉल्स हो जाए तो ये तो प्रिंट होएगा नहीं। तो आप चाहते हो कि आपको प्रोग्राम की आउटपुट मिले, तो आप उससे बाहर प्रिंट करा सकते हो कुछ भी, इको में लिख दो, है ना। कंडीशन इज फेल, ये जो भी आप लेना चाहे एज ए मैसेज, तो एज ए मैसेज ही डिस्प्ले होएगा। वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता जो आपने ऊपर इफ के साथ चेक की है, वो सिर्फ एक मैसेज है, वो आप कैसे भी डिस्प्ले करा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। ये एक से ज्यादा मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए तो हम बार बार इको स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे इफ एल्स, इफ एल्स भी एक सिंगल कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट है, बट इसमें ब्लॉक्स दो होते हैं, एक इफ वाला एक एल्स वाला। इफ वाले में सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है, ठीक है ना, जो इफ के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, जो आप चेक करते हो, तो वो उसमें एंटर करेगा, अदरवाइज वो उसको उसमें एंटर नहीं करता, ठीक है ना। तो इफ और एल्स में ये डिफरेंस है कि इफ में एक ही ब्लॉक बनता है, इफ एल्स में दो ब्लॉक जनरेट होते हैं, या तो आपका इफ कंडीशन चलेगी या एल्स कंडीशन चलेगी, ठीक है ना। यानी कि कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है कि या तो कंडीशन जो भी आपने लगाई है उसको वेरीफाई करने के बाद। ये इसका आप डायग्राम दिखा सकते हो, फ्लो चार्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जो हम पीएचपी की बात करते हैं, जो आप सर्वर बनाओगे आप, वो सिर्फ इस स्टेटमेंट पे काम करता है, ये याद रखना, ठीक है ना। इसकी एग्जीक्यूशन के लिए ही हमें एक सर्वर चाहिए, अदरवाइज जो ये हमने HTML कोड लिखा है, हेड टाइटल ये वो करके बॉडी पार्ट, ये तो हमारा सिंपल वेब ब्राउजर होता है ना, वो भी इसको एग्जीक्यूट करा देता है, बट वेब ब्राउजर को इसका नहीं पता ये क्या है, ठीक है ना। तो इसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक सर्वर, ठीक है ना। वो लोकल है रिमोट है, डिपेंड करता है। रिमोट के लिए, लोकल के लिए हम लोकल होस्ट का भी यूज करते हैं वर्ड, है ना, कि हमने एक लोकल होस्ट जनरेट किया हुआ है। तो कंडीशन देखो, हमारे पास एक नंबर है 15, उस पर हमने कंडीशन लगाई है कि अगर हम उसका मॉड्यूल्स लेते हैं 2 से, तो वो 0 आता है, तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो ओड नंबर है। तो यानी कि ये कह लो कि हम सिंपल डिवाइड करते हैं 15 का 2 से, तो क्योंकि ये इवन नंबर है तो 0 तो आएगा नहीं आपका, है ना, रिमाइंडर, तो क्या आएगा आपका, ओड आ गया, ये नंबर ओड है। आगे इफ एल्स, यानी कि जब आपको 2 से ज्यादा कंडीशन चेक करनी होती है ना। ऊपर हमने सिर्फ कंडीशन चेक की थी इवन ओड की, है ना, 2 कंडीशन थी। अब मान लेते हैं हमारे पास मोर देन 2 कंडीशन है, तो हर एक लैंग्वेज में यही यूज होता है इफ एल्स। तो लिखने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है ना। किसी में पूरा एल्स लिखा जाता है, किसी में ELS लिखा जाता है, किसी में EL लिखा जाता है। वो डिपेंड करता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, जो सिंटेक्स का स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे ये कह रहा है कि आपकी जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हो जाती है, तो पहली स्टेटमेंट ही आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉल्स होगी, फिर आके एक कंडीशन और लगा दी, तो उसमें से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऐसे करके चलते रहते जब तक आपकी डिफॉल्ट स्टेटमेंट ना आ जाए, अगर आपने लगाई हो जैसे भी है। जैसे इसमें एक वो रिक्वायरमेंट ये क्या है कि मान लेते हैं किसी के परसेंटेज है, परसेंटेज वेरिएबल में हमारे पास 80 है, तो अब हमने 80 के बेस पर ये प्रिंट कराना है कि अगर बच्चे के मार्क्स 80 आते हैं, 70 आते हैं, कितने भी आते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिवीजन क्या बनती है, ठीक है ना। तो वो आप इफ एल्स इफ की हेल्प से डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशन इसमें मोर देन 2 है हमारे पास, सिर्फ हमने 2 नहीं निकालना। अगर आपने सिर्फ 2 वेरिएबल को हम ये कह सकते हैं 2 कंडीशन को चेक करना होता तो हम सिंपल कर सकते थे, या तो इफ होएगा या फिर एल्स होएगा। बट इसमें क्या है, वो कुछ भी आ सकता है ना, मार्क्स कितने भी आ सकते हैं। तो कंडीशन आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी लगानी है। जैसे यहाँ इफ एल्स इफ की 2 स्टेटमेंट है, आप ज्यादा भी लिख सकते हो। बीच में एक आप 55 की ऐड कर दो, बीच में आप एक 45 की ऐड कर दो स्टेटमेंट, है ना। तो उसके साथ जो आपने मैसेज डिस्प्ले करना है इको के साथ वो कर सकते हो। तो इसमें क्या किया है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो कि क्या इको हो जाए, यानी कि क्या प्रिंट हो जाए, फर्स्ट डिवीजन। और अगर ग्रेटर देन 50 है तो आपका सेकंड, ग्रेटर देन 40 है तो थर्ड, अगर उससे कम रह जाते हैं तो फेल। तो जो भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी उसके बेस पर आपके आउटपुट आ जाएगा। नेस्टेड इफ भी हो सकती है बच्चे, इफ के अंदर इफ लगा दिया आपने, ठीक है ना। ये तब यूज करते हैं जब हम 3 वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जैसे आ जाता है ना प्रोग्राम की फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द 3 नंबर्स, है ना। ऐसा होता है ना क्वेश्चन, आपने हर एक लैंग्वेज में होता है, सी में भी किया होगा, फिर सी प्लस प्लस में भी, अब जावा में भी करोगे। तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। अब स्टेटमेंट क्या है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, हमारे पास 3 नंबर है, जैसे यहाँ पर वैल्यू ली गई 10 20 15। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, ठीक है ना, तो ये ए बी से तो बड़ा हो ही गया। अब हमने क्या कंडीशन लगा दी, बाकी रह गया हमारा जो वेरिएबल सी। तो अगर यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी से बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग ए सी से बड़ा है, तो यानी कि तीनों में ए बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर है। अब देखो, अगर मान लेते हैं ये सी से छोटा हो जाए तो सी सबसे बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा है और ए सी से छोटा है, तो सी बाय डिफॉल्ट में ए से बड़ा हो गया, तो अब ये वाली वैल्यू प्रिंट होएगी। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि ए बी से बड़ा ना हो, है ना। हो सकता है कोई मतलब दूसरी कंडीशन हो, जैसे बी ग्रेटर देन सी है तो सी बड़ा हो गया, यहाँ पर बी बड़ा हो गया। देखो, अगर ये कंडीशन फेल होती है तभी ये कंडीशन चलेगी। इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि बी ए से बड़ा हो गया, तो यहाँ पर बी सी से बड़ा होगा, तो बी बाय डिफॉल्ट में दोनों से बड़ा होगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बी बड़ा है ए से और इसके अकॉर्डिंग बी बड़ा है सी से, तो बी ग्रेटेस्ट है तीनों नंबरों में, अदरवाइज सी ग्रेटेस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बी बड़ा हो गया और बी अगर यहाँ फेल हो गया, बी सी से बड़ा नहीं है, तो सी अपने आप ही बड़ा हो गया, ठीक है ना। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हम दूसरी लैंग्वेज की तरह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है या कौन सा ग्रेटेस्ट है, जो भी आप कंडीशन लगाओ। आगे बच्चे स्विच स्टेटमेंट। स्विच में भी क्या होता है, हमारी ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, हम नंबर ऑफ कंडीशन लगा सकते हैं इस पे। एक से ज्यादा हमने कंडीशन चेक करनी है, या कोई बाय डिफॉल्ट की कंडीशन रखनी है, या कहीं पर जरूरत पड़ जाती है हमें ब्रेक लगाने की, ठीक है ना, तो वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। यानी कि हम एक नंबर ऑफ केसेस बनाते हैं, उसके बेस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो आपने एक कंडीशन एक वैल्यू पास की होगी, है ना, एक वेरिएबल में, और वो हमेशा एक नंबर होता है ना। वही इसमें दिया गया है कि आप एक कांस्टेंट वैल्यू का यूज करते हो, और ये केस ब्रेक डिफॉल्ट पी रिजर्व है, आप इनका यूज नहीं कर सकते वैसे, ठीक है ना। ये एज स्टेटमेंट में यूज होते हैं, मतलब कि किसी वेरिएबल के नेम के लिए इस टाइप से हम इनका यूज नहीं करते। तो कीवर्ड होते हैं ना, उनको हम कहीं पर वेरिएबल वगैरह की वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए ऐसे किसी पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जो भी आपका कंपाइलर है या इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो वो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि वो उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि ये तो एक कीवर्ड है, रिजर्व है, उसके लिए वो उसको कुछ अलग वे में हैंडल करता है। जैसे इसमें अपना
वीक का डे फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन लगाई। अब डे क्या है हमारा 3 है, तो केस 1 बना दिया जिसमें मंडे रखा गया है। अगर केस मान लो यहाँ पर 1 होता ना तो यहीं पर ब्रेक हो जाता, ठीक है ना। आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपका नंबर आया है यहाँ पर स्विच में स्टेटमेंट में, तो वो किसको उसको पहली कंडीशन ही पहला केस ही फुलफिल कर देता है, तो नेक्स्ट वाला को एग्जीक्यूट कराने का कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। तो अगर ये 2 होता तो फिर आपका यहाँ पर ब्रेक हो जाता है ना। अब ये 3 है तो 3 पे ब्रेक हो गया, यानी कि वेडनेसडे उसमें प्रिंट हो गया। तो ये आप जैसे दूसरी लैंग्वेज में आपने बनाया हुआ है वही सेम मेथड है कि आप कोई सी भी लूप, ब्रांचिंग स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह यूज कर सकते हो सेम अपने पीएचपी के अंदर। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, प्रिंट की जगह इको यूज होता है, ठीक है ना। एक सिंपल उसके वेरिएबल के साथ डॉलर का की साइन यूज किया जाता है। टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं बच्चे, ये भी एक कंडीशन फाइंड आउट करता है, ठीक है ना। तो लाइक इफ स्टेटमेंट कह सकते हो, अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 यहाँ पर आउटपुट आएगी, अदरवाइज एक्सप्रेशन 2 भी आउटपुट आएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ये कहते हैं कि हमारे पास 2 नंबर है ए और बी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो क्या प्रिंट हो जाए, डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर, यानी कि उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, है ना, मतलब कि कौन सा बड़ा है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे तो ये ट्रू है, तो पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज अगर ये फेल हो जाती है तो तीसरे वाली, ये थर्ड एक्सप्रेशन होता है जो टर्नरी ऑपरेटर में, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या डॉलर ए की वैल्यू क्या है 20 है, तो इज ग्रेटर देन 10, जो भी आपकी है जो वैल्यू पास करो। बच्चे लूपिंग स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लूप के लिए वाइल यूज करते हैं, डू वाइल, फोर ईच अलग लूप है इसमें, जो आपने भी नहीं यूज किया होगा। तो जब हम पीएचपी में कोई एरे बनाते हैं ना तो उसके लिए हम फोर ईच का यूज कर सकते हैं उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, ठीक है ना। तो आप फोर भी यूज कर सकते हो इसमें और फोर ईच भी यूज कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शन होते हैं पीएचपी के अंदर अगर आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो 4 की कंडीशन बच्चे वही है, एक्सप्रेशन 1 2 3, पहले आप इनिशियलाइज करोगे, यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करोगे, है ना। फिर ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जो भी आपने लगाया है, प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी होगा वो यूज होगा। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, एक काउंटर नाम का वेरिएबल लिया है, उसको इनिशियलाइज कर रहा है 0 से, ठीक है ना। और कंडीशन लगाई है कि लेस देन 10 है तब तक वो एग्जीक्यूट होता है। और उसमें हम हर बार जब आपका पहले देखो, पहले ये चलता है लूप में, है ना, वैल्यू इनिशियलाइज हुई, फिर क्या देखा कि वो लेस देन 10 है, फिर इसके बाद आपका कहाँ जाता है लूप, इसके अंदर, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर क्या किया, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है ना, वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और फिर उसको यहाँ कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद इसमें एंटर करता है। सेम है जो आपने सी में या सी प्लस में किया था, इनिशियलाइज एक ही बार होता है, जो आपका एक कंडीशन लगाई गई है, और जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला एक्सप्रेशन है वो बार बार एग्जीक्यूट होता है जब तक वो कंडीशन फेल ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये 10 बार प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज 0 से कराया है, तो फर्स्ट टाइम वो 0 के लिए प्रिंट होएगा, फिर 1 के लिए, फिर 9 तक वो उसकी वैल्यू को प्रिंट कराएगा। वाइल की आप यूज कर सकते हो, इसके साथ भी आप एग्जांपल देख लेते हैं ना। जैसे एक वेरिएबल है उसमें हमने उसको इनिशियलाइज कराया है विद 1, ठीक है ना। तो वेरिएबल जब तक लेस देन 10 है वो क्या कराता रहे, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता रहे, उसमें क्या है एक मैसेज हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद उसका इंक्रीमेंट है, जब तक ये
कंडीशन चलती रहेगी और आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा। अच्छा, वाइल में और डू वाइल में क्या डिफरेंस है? हाँ जी बच्चों, बोलो, कोई तो सुन भी रहे हो या नहीं? जी, सर डू व्हाइल मींस कंडीशन के अंदर फर्दर कंडीशन चेक करनी हो तो? इसमें वाइल में क्या कह रहे हो नहीं आप? सर, डू व्हाइल, हाँ, डू व्हाइल अच्छा, से डू व्हाइल हाँ हाँ, बोलो, दोबारा रिपीट करो। मतलब जैसे कंडीशन के अंदर एक कंडीशन हो। आप कोई और बताओ, प्राची आप बताओ। वंशिका। और जो बेसिकली जो वाइल लूप होती है वो एंट्री लूप होती है और डू वाइल एग्जिट एग्जिट कंट्रोल लूप होती है। अच्छा, कोई और? आशुतोष आप बताओ। सर डू वाइल में मतलब जैसे कि कोई लूप क्रिएट हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई स्पेशल स्टेटमेंट चाहिए हमें। अच्छा, उसको कंडीशन को इवैल्यूएट करना है, ट्रू है कि फॉल्स है वो। चल, ऐसा होता है कि वाइल में आप पहले कंडीशन चेक करते हो, है ना, सीधी सी बात है। हाँ जी। डू में ऐसा होता है कि आपने कोई वैल्यू प्रिंट कराई है, वो कंडीशन को भी चाहे फुलफिल करे ना करे वो स्टेटमेंट, उसके बाद है जो वो आपकी उस पर प्रोसेसिंग हो जाती है, कंडीशन बाद में चेक होती है इसमें। वाइल में एग्जीक्यूशन से पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है। डू में एक बार आपकी एग्जीक्यूशन होगी प्रोग्राम की, कंडीशन उसके बाद चेक होती है। ठीक है बच्चों, ठीक। जैसे इसमें है कि इसने एक वेरिएबल में एक नंबर 1 है वो पास किया, तो क्या किया, इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, उसके बाद उसने इंक्रीमेंट किया, है ना। फिर कंडीशन चेक की गई यहाँ पर कि वो लेस देन और इक्वल 5 है या नहीं है। मान लो यहाँ पर हम 6 पास कर देते, 7 पास कर देते, तो भी उसकी वैल्यू प्रिंट हो जानी थी, ठीक है ना। वाइल में ऐसा नहीं होता, वाइल में पहले वो चेक होता है, फिर उस पे प्रोसेसिंग की जाती है कि वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और सर डू व्हाइल में फिर ऐसे होता है कि पहले प्रिंट होता है बाद में कंडीशन चेक होती है? हाँ देखो बच्चे, ये लिखा है ना, अब मान लो यहाँ पर 1 होता, सॉरी, मोर देन 5 होता, ठीक है ना, कंडीशन तो यहाँ है ना। मान लेते हैं यहाँ पर 10 है, तो भी वैल्यू x की 10 प्रिंट हो जाएगी, फिर बाद में चेक हुआ है कि यार ये तो गलत है, बट एक बार वो प्रिंट होगी प्रिंट वैल्यू, हो जाएगा। ठीक है ना। वाइल में ऐसा नहीं है, वाइल में स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होती है, दोनों में ये मेन डिफरेंस है। और आप अपना थियोरेटिकली कैसे भी बता सकते हो, प्रैक्टिकली डायरेक्ट ये बता सकते हो जी, एक जो हमने वैल्यू पास की है, जो कंडीशन पास की है, वो चेक होती नहीं है, चाहे वो फॉल्स है या एज कम्पेयर टू एक वैल्यू या ट्रू है ना, वो प्रिंट होनी ही होनी है। ये यहाँ पर लिखा भी है, जो लोग आप लोगों ने कुछ कहा है कि सेम वे में है, चलो थ्योरेटिकल वे में आप कह सकते हैं ऐसा होता है, ठीक है ना। आ जाता है बच्चे छोटे क्वेश्चनों में 2 मार्क्स में, वाइल में और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, या प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। आगे हम फॉर ईच का यूज भी कर सकते हैं एक एज ए लूप के लिए, बट इसमें क्या होता है कि ये एरे को सपोर्ट करता है पीएचपी के अंदर, ठीक है ना। अगर आपने एरे को यूज करना है, इसमें भी बच्चे कंडीशन ही चेक होती है, जैसे हम फोर में कंडीशन चेक करते हैं, तो लिखने का थोड़ा सा वे अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। मान लो हमारे पास एक एरे है कलर्स नाम का, आपने क्या एक एरे डिक्लेयर किया है कलर्स, उसका नेम है, और विद हेल्प ऑफ एरे, हमने पहले ही पढ़ा था कि जब आप एरे को डिक्लेयर करोगे पीएचपी के अंदर, तो विद हेल्प ऑफ की एरे कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि ये तो सिंपल है कि ये तो हमने क्या किया, एरे डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर,
अब ये कहता है फॉर ईच का काम यहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर ईच। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने एरे का नेम यूज करना है, वो जो भी आपका ABC समथिंग जो भी है, एज, यानी कि इसने क्या किया, फॉर ईच हर एक डॉलर जो आपका वेरिएबल का नेम है, मान लो कलर्स, एज वैल्यू, यानी कि ये क्या करता है, इसकी हर एक वैल्यू के लिए एक उसने एक वेरिएबल लिया है डॉलर वैल्यू, जहां पर उसकी वैल्यू स्टोर करता है। इस ये वाली स्टेटमेंट क्या करती है, अभी कंपेयर वगैरह हम कुछ नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक एक वैल्यू को उठाते हैं और इसमें स्टोर करते रहते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है ना। फिर क्या कर दिया उसने, उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया, की को डॉलर वैल्यू, तो बार बार जब ये चलता रहेगा तो उसकी एक एक वैल्यू उठाता रहेगा और प्रिंट कराता रहेगा, ठीक है। अब BR टैग इसने यहाँ क्यों यूज किया है, ताकि हमारी जो कलर्स हैं वो हर नेक्स्ट न्यू लाइन में प्रिंट हो। अदरवाइज अगर आप BR टैग यहाँ पर यूज नहीं करोगे तो ये सारे एक ही लाइन में यूज हो जाएंगे। तो फॉर ईच से हमने कुछ नहीं किया, एक तरह से हम वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं इस वाले प्रोग्राम में। आगे भी कुछ प्रोग्राम है, कंडीशन है फॉर ईच के लिए, वो हम आगे करेंगे। एरे में आता है, एरे का जो आपका टॉपिक है कि उसमें आप फॉर ईच का कैसे यूज कर सकते हो। इसमें सिर्फ फॉर ईच में क्या करता है, एक तरह से वैल्यू एक्सेस करता है, कहाँ से, उस वेरिएबल से जिसमें जो आपने एरे को डिक्लेयर करने के लिए उसका नेम यूज किया है, और जो डॉलर वैल्यू है उसकी हेल्प से आप उसकी वैल्यू को सिर्फ प्रिंट करा रहे हो। इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही किया हमने अभी, ठीक है ना। यानी कि आपने अगर एरे की वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर ईच की हेल्प से प्रिंट करा सकते हो। बस वो उसकी एक एक वैल्यू को एक्सेस करता रहेगा, जैसे एग्जीक्यूशन होती रहेगी, तो जहां जाके उसके एंड में जो जब 0 वैल्यू आ जाएगी तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ 4 वैल्यूज हैं, तो डॉलर वैल्यू में 4 वैल्यू आएंगी, फर्स्ट टाइम आएगा रेड, फिर ग्रीन, ब्लू, येलो, ऐसे करके। मैं जिसकी अटेंडेंस बोलता रहूंगा वो लीव कर देते रहना। 5 आया है, 8 आया है बच्चा, 10, 13, प्रेजेंट सर। हाँ बच्चे हो गया, 14 हो गया, 7 हो गया, 14 पेरेंट्स सर। 9 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 35 हो गया, 12 हो गया, 18 सर। and सर 28। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, 12 सर। 12 हो गया, 18 हो गया बच्चे, 18 लीव कर जाओ। 38 रोल नंबर 6 हो गया, सर 19 सर 7 हो गया, हाँ 7 हो गया, 5 हो गया, 19 भी हो गया, 28 सर। 28 हो गया। ओके सर। जो प्रेजेंट पे लगा दी मैंने सभी की अटेंडेंस।